सदानंद जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, परिचय दें विदाउट योर नेम। सर मैं मूलतः समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूं, बट मैंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की पढ़ाई वेस्ट बंगाल बोर्ड से किया है और आफ्टर दैट मैंने बीटेक पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है और उसके बाद मैंने 1.5 साल दमन में जॉब किया है और फर्दर मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। अभी आप जॉब में हैं या छोड़ दिया? नहीं सर, जॉब को मैंने रिजाइन कर चुका। रिजाइन कर दिया। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल सर PSIR। अच्छा, आप मुझे समस्तीपुर की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसके बारे में बताएं कि कैसे वो इकोनॉमिक रूप से वाइब्रेंट हो सकता है समस्तीपुर। सर समस्तीपुर में मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड उसमें काफ़ी पोटेंशियल है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे जो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट हैं उनके प्रोसेसिंग लगभग उस लेवल से नहीं है जो रिक्वायर्ड है। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आइदर कुछ हल्दी हैं या फिर सब्जियां हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग जोन हमारे हिसाब से वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन ब्लॉक वाइज अगर क्रिएट किया जाए तो हमारे किसानों के इकोनॉमिक पोटेंशियल यूटिलाइज हो जाएंगे और उन्हें सही कीमत भी मिलेगी। अच्छा, बिहार सरकार ने मसाला और सब्जी से संबंधित उसके विकास से मतलब विकास से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे? सर मैं बिहार सरकार के पर्टिकुलर उस योजना के बारे में अभी नहीं जानता हूं, बट संपदा योजना के तहत हम इसके प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटी को फाइनेंस करना या फिर इसके रिलेटेड एक्टिविटी में स्किल डेवलपमेंट करना, ये सब किया जा सकता है। सेंटर की प्रोग्राम। अच्छा, समस्तीपुर की 3 विशेषता बताइए जो यूनिक हो। सर समस्तीपुर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पास जो अनएक्सप्लोर्ड है बट यूनिक है। जैसे कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैं बता सकता हूँ वो सही है, जैसे मोहिद्दुनगर फोर्ट है, उसको अनएक्सप्लोर्ड है, उसको सही से अगर यूटिलाइज किया जाए तो वो अच्छा है। फिर चंद्र भवन है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और इसके अलावा और क्रांतिकारी सब वहाँ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के दौरान छुपे थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस तरह से एडवर्टाइज नहीं किया जाता है टूरिस्ट प्रमोशन के लिए, तो एक चीज़ तो, लेकिन वो चीज़ें यूनिक है। आपको टूरिस्ट प्रमोशन के लिए 3 स्टेप लेना होगा, तो कौन कौन सा स्टेप लेंगे? सर सबसे पहले तो समस्तीपुर के लिए एक बिहार सरकार के अंतर्गत एक टूरिस्ट प्रमोशन साइट्स डेवलप किया जाए जिसके तहत जो सोशल मीडिया या फिर अदर सोर्सेस हैं वहाँ पर इनको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा उस साइट्स के जो पर्सनल कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसका रखरखाव, उसका मैनेजमेंट, वो हमारे हिसाब से सही करने की ज़रूरत है और फर्दर उस साइट्स के एक सजावट के दृष्टि से थोड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन लायक बनाने की जरूरत है। अच्छा, आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। यस सर। ठीक है, ये मंडलवादी व्यवस्था क्या होती है? सर मंडलवादी व्यवस्था, सॉरी सर एग्जैक्ट जानता नहीं हूँ। वैसे सर ये हमें लगता है कि अगर आप अलाउ करें तो मैं गेस कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। करिए सर ये मंडलवादी व्यवस्था रिजर्वेशन के प्रमोशन के लिए में भी। चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य का नाम सुना है?
यस सर, यस सर। चाणक्य ने मंडलवादी व्यवस्था दी थी, जिसे बताया था पड़ोसी राज नैसर्गिक शत्रु होता है। ओके। यस सर, यस सर, ये मैं जानता हूँ, इसको मंडल थ्योरी, यस सर, ये जानता हूँ। सॉरी सर, भूल गया था। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन में चाणक्य और अशोक की विदेश नीति को वर्तमान में अब किस रूप में देखते हैं? सर, चाणक्य की विदेश नीति रियलिस्टिक थी। वो अपने कैपेबिलिटी, स्टेट कैपेबिलिटी एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे। वो स्टेट की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देते थे और वो उसे सही भी समझते थे। और इसके अलावा अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जैसे एग्रीकल्चर में ही एग्रीकल्चर में ही जैसे इरिगेशन फैसिलिटी उन्होंने देने की वकालत की थी। इसके अलावा स्टेट उस पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, तो इस तरह की उन्होंने वकालत की थी। बट इसके विपरीत चाणक्य अशोका जो थे, में हाँ, चाणक्य नीति में उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एग्रेरियन रूप से फाइनेंस करने, चाहे इरिगेशन फैसिलिटी देने की बढ़ावा दी जाती है। वेट, मैंने कहा आपको विदेश नीति में, जो वर्तमान की जो विदेश नीति है, उसमें चाणक्य की विदेश नीति और अशोक की विदेश नीति को आप किस रूप में देखते हैं? सर, अभी के संदर्भ में दोनों की विदेश नीति रिक्वायर्ड है इंडिया के लिए, क्योंकि चाणक्य की विदेश नीति रियलिस्टिक है। अब देश अपने कैपेबिलिटी को फोकस करे और उसको बढ़ाए। और अशोक की विदेश नीति पर्टिकुलरली वर्ल्ड प्रमोशन, वर्ल्ड पीस एंड एक धर्म की पॉलिसी पे थी। तो इसको एक कल्चरल प्रैग्मेटिक इन्फ्लुएंस विदेश में नीति अभी। क्या होती है? प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? सर, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी जो, सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट ये नहीं। और एशियाई मुनरो सिद्धांत क्या है फॉरेन पॉलिसी में? सॉरी सर, एशियाई मुनरो सिद्धांत। सॉरी सर, ये नहीं। चलिए, स्टिक एंड कैरट पॉलिसी क्या होती है? सर, स्टिक एंड कैरट पॉलिसी के तहत एक तरफ डिप्लोमेसी की जाती है, एक तरफ एक स्टेट को कुछ कॉन्सेशनल एक प्रोविजन दिया जाता है कि आप इसको मान लें, और दूसरी तरफ दंडात्मक कार्यवाही दिखाई जाती है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी हमारे पास है, हम आप पर ये एक्शन ले सकते हैं। तो एक तरह से कॉन्सेशनल रूप से अपनी बात मनवाना होता है। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स, एलाई एंड नेचुरल एलाई? सर, पार्टनर्स मेनली इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटी में जब कॉपरेशन करते हैं कंट्रीज, तो उनको बोला जाता है। डिस्पाइट ऑफ अदर चीज़ों में डिफरेंस रहता है, जैसे इंडिया चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। बट एलाई और सब चीज़ों में भी कॉपरेट करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड के अलावा जियो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल वे में भी। और थर्ड जो अलायंसेस हैं, वो नहीं, नो, आई एम मिलिट्री। टॉकिंग अबाउट नेचुरल एलाई। नेचुरल एलाई सर, वो कल्चरली भी एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जैसे इंडिया जापान का नेचुरल एलाई के रूप में ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, बंद गोभी की नीति क्या है? सर, बंद गोभी की नीति है कि ये एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत जो हमारे बफर जोन रहते हैं बॉर्डर के एरियाज में, जैसे एलएसी में भी बफर जोन है या फिर नो मैंस जोन है, तो उसमें अपने आप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना और लैंड को कैप्चर करना। तो उसमें 10 कदम आगे जाके 6 कदम पीछे लेना, इस तरह करके 4 कदम अपने आप को जोड़ लेना टेरिटोरी। व्हाट इज पर्सन? व्यक्ति क्या है? है जिसके द्वारा उसके अपने
कैरेक्टर, उसके अपने विचार, उसके अपने व्यूज प्रदर्शित होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप व्यक्ति कहेंगे? सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक व्यक्ति नहीं है, बट जुडिशियल रूप से पर्सनिफाइड किया जा सकता है, क्योंकि जब वो अगर अच्छा, राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या अंतर है? सर नागरिकता, राष्ट्रीयता वो चीज है जो हम नेशनलिटी मतलब बाय बर्थ एक तरह से बिलोंग करते हैं, बट नागरिकता बाय द रजिस्ट्रेशन या बाय द अदर मेथड्स भी मिल सकते हैं। अगर दूसरे देश के लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे तो नागरिकता दूसरों का पाया जा सकता है, दूसरे देश के। अच्छा, भारत संविधान में राज्य की क्या परिभाषा दी गई है? सर भारतीय संविधान में राज्य संघ के अंदर एक इकाई है, उसी को मिलाकर संघ बनता है, राज्य को मिलाकर ही संघ बनता है, और राज्य उसके संघ के अंदर एक यूनिट है जो वर्क करता है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर। भारत एक राज्य है? सर इंडिया तो एज अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जैसे। विकास सर? इंडिया को आपने कहा एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर हो जाता है? अगर हम कहें इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स तो? सर यूनियन थोड़ा ये वर्ड है कि सेंटर वहाँ स्ट्रांग रहता है और उसके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, बट फेडरेशन में एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत स्टेट, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी रहता है फेडरेशन में। जैसे यूएसए है फेडरेशन और इंडिया है यूनियन, तो यहाँ थोड़ा सेंटर का ज़्यादा रोल रहता है, ज़्यादा भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार है या नहीं? नहीं सर, भारत के राज्य सीड नहीं कर सकते। वेरी नाइस। दमन एंड दीव भारत का हिस्सा कब बना? सर दमन एंड दीव 1961 में। उसके पहले वो किसका हिस्सा था? सर वो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थी। ओके, वेरी नाइस। दमन एंड दीव इंडिया का टेरिटरी और एक आइलैंड नेशन, दो कंसेप्ट है ना? हेलो? यस सर, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। तो जैसे स्टेट के हेड सीएम होते हैं, आपके दमन एंड दीव के हेड को क्या कहते हैं? सर दमन एंड दीव के हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहीं अलग अलग शब्दावलियां क्यों यूज की जा रही हैं अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के लिए? सर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर मोस्टली उस राज्य में है जहां पर, वैसे वहाँ अंडमान में भी, लेकिन मोस्टली उस राज्य में, जैसे दमन और पुडुचेरी और दिल्ली पर्टिकुलरली, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, और इसके अलावा लेकिन अंडमान में भी है। तो हालांकि उनके पास पावर एक लिमिटेड वे में रहती है, एडमिनिस्ट्रेटर भी वो, लेकिन सब प्रेसिडेंट के अंदर ही वर्क करते हैं, बट इनका एक अलग ऑफिस होता है और इनका थोड़ा ज्यादा ये ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि चुनाव का समय आ गया है, सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है, ठीक है, 5 साल, और दूसरी सरकार का भी गठन नहीं हुआ है, उस वक्त राष्ट्रपति कैसे कार्य करते हैं? सर उस वक्त राष्ट्रपति, अगर दूसरी सरकार का गठन नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति तो मतलब वो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो तो रहेगी, तो उसी के मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही वर्क करेंगे राष्ट्रपति।
कहाँ पे ये मेंशन है संविधान में? सर ये एक्चुअली लेट होने पर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोकसभा के चुनाव अगर लेट होते हैं तो अगर एक्सटेंड किया जाता है तो ये राष्ट्रपति फर्दर जो है वो उसके एडवाइस पर वर्क करेंगे। ये सर पर्टिकुलर मैं आर्टिकल नहीं जानता हूँ। ओके, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, यस सर ये जानता हूँ। हाँ बस यही पूछ रहा था मैं। नहीं सर मैं पार्लियामेंट, इमरजेंसी के वक्त। नो नो नो, मैंने ये तो कहा कि ये कहाँ मेंशन है। पार्लियामेंट में क्या क्या होते हैं? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? सर प्रेसिडेंट भी होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा। ओके, वेरी नाइस। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरे हॉबीज वेकेशंस में नई नई जगह घूमना है और इसके अलावा नई नई चीज़ों को सीखना है और इसके अलावा न्यूज़पेपर ही अपने देश के भी इवन दूसरे देश के भी पढ़ लेता हूँ। नई नई जगह घूमना और नई नई जगह सीखना। पिछले 5 महीने से लॉकडाउन है, काइंड ऑफ वैकेशन है, आपने क्या नई चीजें सीखी? 2 चीजें बताइए जो आपने सीखी। सर एक्चुअली एक नई चीज़ें रिसेंट मैं 20 दिन पहले अपने एक आईआईटी से ग्रेजुएटेड भाई के टच में आया था तो डाटा साइंस के बारे में जाना, तो फिर उसमें मैंने बेसिक्स कुछ कुछ सीखे हैं। और इसके अलावा दूसरा नई चीज़ों को मैं जस्ट सर नई चीज़ें अभी वर्ल्ड न्यूज़ ही बहुत ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, सेकंड वही है। ओके, इंजीनियर प्रशासन में क्या योगदान दे सकते हैं? आपका आखिरी सवाल। सर इंजीनियर के रूप में मैं प्रशासन में जो भी टेक्निकलिटीज रहेगी, अगर जैसे कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं या एग्री प्रोसेसिंग जोन बनाने हैं, अगर उसकी वाइबिलिटी को देखना है या उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को देखना है, तो वो सब एक चूंकि कंपनी में काम कर चुका हूं तो इसके नाते वो सब में सहयोग मैं दे सकता हूँ। ओके, आप में क्या, अगर मान लीजिए कि इस बार आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर वैसे मैं अभी होपफुली हूँ, अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि हो जाना चाहिए, बट अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं फिर आगे कोशिश करता रहूँगा। मैं फिर आगे अभी कोशिश करूँगा। ओके, वेरी नाइस। अजय सर, आप कलकत्ता से जुड़े हुए इंजीनियरिंग आपने वहीं से करी है। कलकत्ता रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है ना? सर तो रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था जिसे नई शिक्षा नीति में अपनाया गया? सॉरी सर, मैं कलकत्ता से बीटेक नहीं किया हूँ, मैं एक्चुअली पंजाब से बीटेक किया हूँ, बट रविंद्रनाथ आप कलकत्ता से रह रहे हैं, बताएं रविंद्रनाथ टैगोर पर। यस सर मैं वो बता देता हूँ। एक्चुअली रविंद्रनाथ सर शिक्षा के साथ कला पर भी ध्यान देते थे। उनकी पर्टिकुलरली चित्रकला या फिर जो उन्होंने जनगण मन भी लिखा है, तो इसलिए के वो कला या फिर पोएम्स लिखने या फिर जो अपनी लिटरेरी वर्क था वो सब पर भी ध्यान देते थे। तो नई शिक्षा नीति में ये चीज भी देखा गया है कि आर्टिस्टिक स्किल या फिर स्पोर्ट्स जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके भी वेटेज दिए गए हैं। आप पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट से हट के उसमें भी अगर अच्छा करते हैं तो उसको भी एरिया मान के आप आगे उसमें भी डिग्री कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उनसे इन्फ्लुएंस्ड कहा जा सकता है। अच्छा, एक और बताएं कि जनगण मन के अलावा एक और उनकी गीत है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, वो क्या है? वो सर सोनार बांग्ला है। पूरा बोलिए। सर पूरा लाइन नहीं जानता हूँ लेकिन अमार सोनार बांग्ला ऐसे ही है। ठीक है, ये अमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन के दौरान गाया गया? सर ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। विकास सर फीडबैक दें।
वेरी नाइस सदानंद जी, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। ठीक है, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर मैंने कुछ कुछ शुरुआत में जल्दबाजी किया था, जैसा कि सर के साथ शुरुआत में मैंने कुछ जल्दबाजी किया था जहां क्वेश्चंस को मैं सही से गैदर नहीं कर पाया, तो उसमें मुझे खराबी राजेश, लगा। सबसे पहले तो आपको रस्सी से बांध के रखना होगा। हाँ, बहुत हिलते हैं। हाँ, ऐसा चार्जर मैंने क्यों कहा? लगाओ, लैपटॉप में चार्जर लगाओ। सदानंद जी, ऐसा मैंने क्यों कहा हाँ, बताइए? शायद पूरे मैं हिल इंटरव्यू रहा में और अभी भी आप ऐसे 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 एकदम शुरू से अंत तक लगातार आपका बॉडी मूव कर रहा है। आप सोचिए कि कितना अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये बोर्ड के लिए रहेगा। पूरे इंटरव्यू में अगर आपको इसका रिकॉर्डिंग हो तो आप देखिए, पूरे इंटरव्यू में आप मूव कर रहे हैं टू एंड फ्रो। और नोटिस कीजिएगा, शायद हो सकता है कि आप घर मतलब अपने लोगों से भी बात करते हो तो ये आदत में शामिल हो गया हो। बहुत मेहनत करना है, ये चीज नहीं होना है। स्ट्रेट और रुक कर बोलना है, ठीक है? बॉडी पूरे टाइम आपका इस तरह से मूव करता रहा है, इवन फीडबैक भी जब स्टार्ट किए तब भी, ठीक है? क्योंकि जब हमारे हैबिट में हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो पहला वर्कआउट तो आपको इस पे करना है, ठीक है? सेकंड वर्कआउट कि अब जब भी घर में, दोस्त में, किसी से भी बात करेंगे तो बॉडी इसी तरह स्टैग्नेंट रहने का और साथ में आई कांटेक्ट पूरा बनाकर ही बात करना है, ठीक है? यस सर, आवाज आ रही है आपको सदानंद जी? यस सर, यस सर, यस। हाँ। अभी भी देखिए फिर शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप क्या कीजिए कि रोज किसी टॉपिक पे तैयार कीजिए और शीशे के सामने बैठ के उस टॉपिक के बारे में बोलिए 5 मिनट, और बगल में कैमरा रख दीजिए, मोबाइल कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए 5 मिनट, ठीक है? सॉरी सर, मैं बॉडी बहुत एक बार मैं हाँ कुछ बोल दूं। बोलिए। सर हाँ एक्चुअली हाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, घर में भाई लोग हैं, वो भी प्रिपरेशन करता है, तो सामने में बैठ के देता हूँ तो परहैप्स वो चीजें नहीं हो रहा है। बट ये चीज यहाँ मोबाइल में रहते हुए जब ऐसे कर रहा हूँ और उल्टे मैं पढ़ता हूँ तो उस वक्त वो लोग टोकते हैं कि एक्चुअली तुम हिलता है, बट इंटरव्यू देने हाँ, वक्त वेरी मैंने नाइस जी, वही ध्यान यही देना है। और हम आप कोई नहीं जानते हैं कि क्या पता ये लोग कुछ ऐसी नौबत आ जाए कि ऑनलाइन वीडियो भी इंटरव्यू, हालांकि नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से मॉक में ये प्रयास करना है कि यहाँ पे भी ना हो, ठीक है सर? यस सर। पॉलिटिकल साइंस